नमो नमः छात्रमित्राणि। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम संधि के पदों के बारे में जानकारी देखने वाले हैं और संधि के पदों का किस तरह से हम उपयोग करते हुए हमें अपने अपने खुद के बल पर, खुद के ज्ञान के बल पर हम कैसे संधि को सॉल्व कर सकें, हमें इस चीज़ को देखना है। मूल रूप से एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी पद की संधि करते हैं या उसको अलग अलग करते हैं, ऐसे वक्त हमें इतना ही सोचना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमें उन चीज़ों को किस तरह से समझना है। यदि हम उसको अच्छे से समझेंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ओपन योर बुक्स, टेक्स्ट बुक्स। नाउ आई एम गोइंग विद द images on this screen. We can see here students, संधि हम उन पदों को कहते हैं कि जब दो पदों की संधि की जाती है तब दो अलग अलग वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे संधि कहते हैं या संधिस्थ पद कहते हैं। और संधिस्थ पद को जब हम अलग अलग करते हैं देवालयः इस तरह से, तब हम उन्हें संधि का विच्छेद कहते हैं। स्वर संधि हम देख रहे हैं, जब दो स्वरों के मिलने पर उनमें कोई परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि हम ऐसे कहते हैं। तो पिछले पाठ में हम इसकी व्याख्या देख चुके हैं, इसके बारे में जानकारी देख चुके हैं। अभी हम पिछले पाठ में हम दीर्घ संधि की तरफ भी जा चुके हैं, हम उसका अध्ययन करना हमने शुरू कर दिया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्वरूप संधि, ऐसे स्वर संधि के अनेकों प्रकार है। उसमें हम दीर्घ संधि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे समझो अ के सामने अ आएगा तो उसका आ ही करना है। शब्द अर्थः, शब्दार्थः। उसी तरह से ह्रस्व या दीर्घ ई के सामने यदि ई आएगा तो उसे वहीं पे हमें उसका क्या करना है स्टूडेंट्स। रवि अधिक इंद्रः, रविंद्रः। कपि अधिक ईशः, कपीशः। योगी अधिक इंद्रः, योगींद्रः। सती अधिक ईशः, सतीशः। लक्ष्मी अधिक ईश्वरः, लक्ष्मीश्वरः। कपि अधिक ईश्वरः, कपीश्वरः। इस तरह से ओके। यानी कि ई के सामने यदि ह्रस्व या दीर्घ ई आएगा तो हमें उसका ई ही करना है, दीर्घ ई करना है, ठीक है। कपि ईशः, कपीशः, इस तरह से आगे बढ़ते हुए अगला नियम हमें देखना है कि किस तरह से यदि उ के सामने दीर्घ या ह्रस्व उ आता है तो उसका क्या करना है, उसका भी हमें दीर्घ उ ही करना है। सु अधिक उक्तिः, सुक्तिः। वधु अधिक उपरि, वधूपरि। लघु अधिक उर्मि, लघुर्मीः, उर्मीः। हाँ, पहले ही बोल दो, अंतिम पद का यदि वहां पे विसर्ग हो या हलंत हो तो वैसे ही वहां पे लगता है, कोई भी बदलाव उसमें होता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स। भू अधिक ऊर्जा, भूर्जा, इस तरह से। भू यानी कि जमीन, ऊर्जा यानी कि पावर या एनर्जी हम कह सकते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं। यहाँ पे यदि आपको कोई डाउट हो तो आप बातें भी पूरी पूछ सकते हो, लेकिन उ के सामने उ आया है इसलिए वहां पे दीर्घ उ होगा। सु अधिक उक्तिः, सुक्तिः। वधु अधिक उपरि, वधूपरि। लघु अधिक उर्मि, लघुर्मीः। भू अधिक ऊर्जा, भूर्जा। ओके स्टूडेंट्स। तो संधि किसे कहते हैं, वर्णों के मेल से जो विकार होता है या शब्दों के मेल से जो विकार होता है। व्याख्या क्या है, वेरी गुड। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं, संधि के भेद कितने हैं, 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं।
इस तरह से हमने अभी तक ये चीजें देखी हैं। आगे बढ़ते हुए इतना ही कहूंगा स्टूडेंट्स कि आपको इन सारी चीजों में एक बात ठीक तरह से ध्यान में रखनी होगी कि आपको ये सारी चीजें खुद को समझनी होगी। पहले मूल रूप से आपको समझेंगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे, यदि आपको नहीं समझेगा तो आप नहीं समझ पाओगे। अब तक हमने स्टूडेंट्स और आपके सामने का उदाहरण देखा है, बाद में ई का देखा है और बाद में अभी ऊ के भी हमने उदाहरण देखे हैं। अभी रू या रू के सामने दीर्घ या ह्रस्व रू आता है तो क्या करना है, दीर्घ रू ही करना है। मातृ अधिक ऋणम मातृणम, भ्रातृ अधिक ऋणम भ्रातृणम, पितृ अधिक ऋणम पितृणम, इस तरह से। ठीक है, तो जाते जाते कुछ पद है यहाँ पे हमें पढ़ने हैं, उन्हें हम उनको पढ़ेंगे। पर अधिक अधीनः पराधीनः, हिम अधिक आलयः हिमालयः, विद्या अधिक आलयः विद्यालयः, शुभ अधिक आगमनम शुभागमनम, सुख अधिक अर्थी सुखार्थी, शास्त्र अधिक अर्थः शास्त्रार्थः, शची अधिक इंद्रः शचीन्द्रः, कवि अधिक इंद्रः कवीन्द्रः, नदी अधिक ईशः नदीशः, वधु अधिक उत्सवः वधुत्सवः, भू अधिक ऊर्ध्वं भूर्ध्वं, पितृ अधिक ऋणम पितृणम, इस तरह से। यानी कि सामान्य रूप से हम एक चीज देख सकते हैं कि यदि अ आ के सामने अ आ आएगा तो उसका आ करना है, ई के सामने ई आएगा तो उसका ई करना है, और ऊ के सामने ऊ आएगा तो उसका ऊ करना है, और अंतिम रू के सामने रू आएगा तो उसका रू करना है। इससे हम एक बात समझ सकते हैं कि हम कुछ भी करें और आ के सामने और आ आएगा तो हमने वहां पर क्या किया है, दीर्घ स्वर लिया है स्टूडेंट्स। है ना, और आ के सामने और आ आएगा तो दीर्घ स्वर लिया है। ई या ई के सामने ई या ई आएगा तो दीर्घ ई किया है ना। ऊ या ऊ के सामने ऊ या ऊ आएगा तो क्या किया है, हाँ क्या किया है हमने स्टूडेंट्स, क्या किया है हमने, ऊ के सामने, वेरी गुड, ऊ आएगा तो दीर्घ ऊ किया है, और बाद में रू के सामने यदि रू या रू आएगा तो दीर्घ रू किया है। यानी कि आप एक बात समझ सकते हो कि इसके सामने ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आए, और आ में दीर्घ क्या है, आ दीर्घ है, ई में दीर्घ क्या है, ई दीर्घ है, ऊ और ऊ में क्या दीर्घ है, ऊ दीर्घ है, और रू में रू दीर्घ है। हर पद के साथ हम एक बात समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि दीर्घ स्वर का ही उपयोग किया जाता है, इसीलिए हम इस संधि को क्या कहते हैं, करेक्ट, इसीलिए हम इस संधि को कहते हैं दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के सामने ह्रस्व या दीर्घ स्वर आएगा कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर ही आएगा, आ ई ऊ और रू, इस तरह से। तो आप इससे एक बात समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के सामने कौन सा भी स्वर आए वहां पे दीर्घ स्वर ही करना है, यही नियम हमें समझना आवश्यक है। तो अब ये लिख लो, वक्त को बर्बाद ना करते।
पॉज कर लिख लो स्टूडेंट्स, वक्त बर्बाद मत करो। ओपन योर नोटबुक्स और ये सारा राइटिंग वर्क आप मुझे भेजने वाले हो मेरे नई मेल आईडी पर। नहीं भेजोगे तो जिम्मेदार आप खुद रहोगे, टीचर्स जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पॉज कर लिख लो। मैं अभी अगले प्रकार के संधि के अगले प्रकार की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अगला प्रकार है, कौन सा प्रकार है? हाँ, गुणज संधि। हाँ, अब यहां पर कुछ बदलाव होते जाते हैं। संधि क्या है? संधि विकार है। विकार तैयार होना, विकार का बनना, उसको समझना हमें बहुत आवश्यक है। यदि हम इन विकारों को नहीं समझेंगे तो हमें कुछ भी नहीं समझेगा। विकार यानी कि क्या कि जब दो वर्णों का मेल है और कोई नया वर्ण तैयार हुआ है या नया कोई पद तैयार हुआ है उन दो वर्णों के मेल से, तब वह क्या कहलाता है? तब वह पद संधिस्थ पद या वह संधि कहलाती है। आगे, गुण संधि जब अ आ से परे यानी कि उसके बाद ई हो तो दोनों का मिलाकर ए करना है। पहले ठीक तरह से पढ़ो, मैं समझा रहा हूं, समझ लो, ज्यादा गड़बड़ ना हो। और अ आ के बाद उ हो तो उसका ओ, और रू हो तो उसका अर हो जाता है। अब देखो, मैं लिख कर दे रहा हूं। गुण संधि को गुण संधि क्यों कहते हैं, यह पहले समझ लो, आपको बाकी की सारी चीजें आप आसानी से समझ जाओगे। ओपन योर नोटबुक स्टूडेंट्स। हम गुण संधि देख रहे हैं। जब अ और आ के बाद या अ आ के सामने, ओ या आ के सामने क्या आया है? पहला क्या नियम दिया गया है? ई होगा, तो उसका क्या करना है? यस, ए। आगे अगला नियम क्या दिया है मेरी बुक में मुझे? उ हो तो उसका ओ, और पहला नियम, अभी यह दूसरा नियम, ओ और आ के सामने यदि उ या उ हो तो उसका ओ होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे, और यदि तीसरा नियम, और यदि अ या आ के सामने रू या रू यानी कि ह्रस्व या दीर्घ रू हो तो उसका अर होता है। समझ लो, गुण संधि किसे कहा जाता है? अ आ के सामने ई आएगा तो उसका ए करना है, अ आ के सामने उ आएगा तो उसका क्या करना है? औ करना है क्या? बुक में देखो ठीक तरह से, औ करना है क्या? औ नहीं करना, क्या करना है? करेक्ट, ओ करना है। ओके, और आ के सामने उ आएगा तो उसका ओ करना है, और आ के सामने रू आएगा तो उसका अर करना है। संस्कृत का व्याकरण किसने बनाया? अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा? अरे वाह, वेरी गुड, महर्षि पाणिनि ने।
ओके। महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत का व्याकरण बनाया और पाणिनीय व्याकरण में ये जो बदलाव हो रहा है ना, ए ओ अर, इसको पाणिनीय व्याकरण में कहते हैं गुण। क्या कहते हैं? ये जो बदलाव है ना स्टूडेंट्स, इसके सामने ई आया तो ए तैयार हो गया, ओ के सामने उ आया तो ओ कर दिया, ओ के सामने रू आया तो अर कर दिया। ये जो तीन बदलाव हो रहे हैं, ये जो विकार तैयार हो रहे हैं या उनमें परिवर्तन होते हुए, चेंज होते हुए वो चीज हमारे सामने आई है, इसको हम पाणिनीय व्याकरण में गुण कहते हैं। इसलिए इस संधि का नाम है गुण संधि। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना मेरी बात? अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू। और एक बार बोलता हूं, और आपके सामने ई आया तो ए करना है, और आपके सामने उ आया तो उसका ओ करना है, और आपके सामने रू आया तो उसका अर करना है। ये जो बदलाव हो रहे हैं, ए ओ और अर के जो बदलाव हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, इसको पाणिनीय व्याकरण में गुण कहते हैं। इसीलिए इस संधि का नाम है, कौन सी संधि? गुण संधि। देखिए चेंज हो रहा है, उसी बदलाव को उन्होंने गुण कहा है, इसलिए इसका नाम है गुण संधि। अभी वक्त बर्बाद ना करते हुए ये नियम लिख लो। आपके बुक में व्याख्या दी गई है, पहले व्याख्या लिखो। पहले व्याख्या लिखो, मैं व्याख्या बोल रहा हूं, बता भी रहा हूं। इधर व्याख्या आपको मैं बता रहा हूं, व्याख्या को देख लो। जब आ से परे, पहले टाइटल लिखना है, पहले टाइटल लिखना है, पहले गुण संधि का टाइटल लिखना है डेट के साथ। जब आ से परे बाद में ई हो तथा दोनों को मिलाकर उनका ए बनाना है, उ हो तो उनको ओ तथा रू हो तो उनको अर हो जाता है। नियम है, संधि की व्याख्या है, उसका वो नियम है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी वो नियम लिख लो। और आ के बाद ई हो तो उसका उ हो रहा है, ई हो तो उसका ए हो रहा है, सॉरी, और आ के बाद उ हो तो उसका ओ हो रहा है, और आ के बाद रू हो तो उसका अर हो रहा है। पाणिनीय व्याकरण में इसे गुण कहते हैं, इस बदलाव को पाणिनीय व्याकरण में गुण कहते हैं, इसीलिए यह गुण संधि है। गुण संधि और आ के बाद और आ आएगा, और आ के सामने ई आया तो ए हो रहा है, और आ के सामने उ आया तो ओ हो रहा है, और आ के सामने रू आया तो अर हो रहा है। इन्हीं बदलावों को हम पाणिनीय व्याकरण में गुण कहते हैं, और इसी संधि को हम गुण संधि ऐसे कहते हैं। पॉज कर लिख लो, वक्त को बर्बाद ना करो। तो जाते जाते इतना ही कहूंगा, ये लिखना है और अपना सारा होमवर्क वर्कशीट के साथ कंप्लीट कर मैं इस पार्ट के साथ, इस वीडियो के साथ मैं आपको दीर्घ संधि के उदाहरणों की वर्कशीट दे रहा हूँ, उसको ठीक तरह से सॉल्व कर मेरी नई मेल आईडी पर आपको भेजना है। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः। स्टे होम, स्टे सेफ, गृहे तिष्ठेम, सर्वान् रक्षेम। जय हिंद।